यस, तो गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो 10th का चैप्टर है अपना चालू है फोर्स, और उसमें हम एक नया सेक्शन देखेंगे, वो देखेंगे हमारा इक्विलिब्रियम। सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब आपको क्या समझता है? वर्ड इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सो इक्विलिब्रियम मीन्स, बेसिक वर्ड का मीनिंग अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, या कह सकते हो, आप कह सकते हो नो चेंज। ओके, लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए तो बैलेंस, या मैं नो चेंज कह सकता हूं। अगर फिजिक्स के वर्ड्स में देखा जाए तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अगर इक्विलिब्रियम देखा जाए तो उसके कंडीशंस है कि अगर कोई भी बॉडी है, लेट दैट बॉडी बी इन रेस्ट और लेट दैट बॉडी बी इन मोशन। तो बॉडी अगर है और उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब ये पेन है, इस पे ऊपर से फोर्स लग रहा है, नीचे से फोर्स लग रहा है, आगे से लग रहा है, पीछे से लग रहा है, तो इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। मतलब व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस are acting on the body and there is no change in the state of the body, मतलब no change in the state of rest। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अगर बॉडी मोशन में है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, या मेरा बॉडी लीनियर या रोटेशनल मोशन में है, लीनियर और रोटेशनल मोशन इन दो स्टेट्स में है, वो क्या होगा? चेंज नहीं आएगा। मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी। बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में आएगी। तो इन दोनों में बेसिकली क्या हो जाएगा? देयर शुड बी नो चेंज। ओके, हाँ, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? बॉडी अगर रेस्ट पे है तो जनरली इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रोटेशनल मोशन में है और मोशन में रहेगी और उस पर हम बहुत सारी फोर्सेस लगा रहे हैं तो वो उसी मोशन में रहेगी। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है और उस पर मैंने 2-3 फोर्सेस लगाए, बट उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो देन दैट इज कॉल्ड एज माय लीनियर इक्विलिब्रियम। ओके, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में मोशन, बॉडी मूव कर रही है। तो अगर बॉडी कुछ आरपीएम के साथ रोटेट कर रही है, मतलब कुछ एंगुलर वेलोसिटी के साथ कुछ बॉडी रोटेट कर रही है और आप उस पर 2-3 फोर्सेस लगा रहे हो और उसका आरपीएम चेंज नहीं होता है, तो देन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों को मिला के अगर कोई इक्विलिब्रियम बनता है तो दैट इज कॉल्ड एज माय डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो बॉडी रेस्ट पे है तो उसको कोई चेंज नहीं आता है तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी मोशन में है और उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आता तो उसको हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थोड़ा एग्जांपल के साथ और अच्छे से दिखते हैं। ओके, लिखना है तो लिख लो, 1 2 3। चलो देखते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट पहला वाला चीज देखते हैं अपना स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में समझना क्या है? बॉडी रेस्ट में है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और वो रेस्ट में ही रहेगी। सो रेस्ट में है और रेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज। When number of forces are acting on the body and there is no change in the rest condition of the body, then it is called as my static equilibrium। अभी देखा जाए तो सबसे पहले एग्जांपल देते हैं, बेसिक एग्जांपल देते हैं। लेट्स सी, दिस इज माय फ्लोर, या मेरा ऐसा सरफेस है और सरफेस पे मैंने एक बॉडी रखी हुई है। ओके, या मैंने ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, और ब्लॉक पे 2-3 फोर्सेस लग रहे हैं। लेट्स सी, पहला एक फोर्स लग रहा है, लेट्स सी ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और उसको पैरेलल या उसको एग्जैक्टली अपोजिट दूसरा एक फोर्स लग रहा है। मतलब ये सपोज ये फोर्स है जो राइट की तरफ लग रहा है, ये फोर्स F है, उसको एग्जैक्टली उसके अपोजिट ये मेरा और एक फोर्स लग रहा है F, और इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है? मेरा सेम। इन दोनों का क्या है? लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो फोर्स है ये दूसरे फोर्स को क्या करेगी? कैंसिल करेंगे। मतलब द फोर्सेस विल
cancel each other and the body will remain in इक्विलिब्रियम। मतलब ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल करेगी और बॉडी क्या रहेगी मेरी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। सिमिलरली अगर देखा जाए, सपोज ये टेबल है मेरा, और टेबल पे मैंने एक किताब रखी, लेट्स टेक किताब, कौन सी किताब देखिए, हैरी पॉटर की एक किताब रखी, स्टोरी बुक। सर अभी तो मूवी देखते हैं, टीवी सीरीज देखते हैं, बुक्स कहाँ पढ़ते हैं। ओके चलो देखिए, तो ये मैंने किताब रखी टेबल पे। अब टेबल पे ये बुक का कुछ तो वजन है, बुक का वजन है, यस इसका वेट है। वेट कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वेट विल ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब इसका वेट कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये वेट इसका नीचे वाले डायरेक्शन में एक्ट करेगा। W इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट इज मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मतलब किताब मेरा टेबल पे कुछ तो फोर्स लगा रहा है और वो नीचे वाले डायरेक्शन में। अब उसको बैलेंस करने के लिए मेरा एक फोर्स लगेगा, वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फोर्स कौन लगाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए टेबल एक रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा। टेबल क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। मतलब टेबल वाला जो फोर्स लगने वाला है वो एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा और वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। दैट इज माय रिएक्शन फोर्स एंड दैट इज डिनोटेड बाय एन। एन रिएक्शन फोर्स है, वेट मेरा जो बुक का वेट का वजन है, वेट का फोर्स है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दो फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। मतलब N इज बैलेंसिंग माय वेट, सो ये क्या रह रहा है मेरा, इक्विलिब्रियम आ रहा है। ये क्या आ रहा है मेरा, इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, गॉट इट। और एक एग्जांपल देते हैं। अभी ये कैसे लीनियर फोर्सेस का देखा मैंने, अब एक फोर्स देखते हैं जो मेरा, एक एग्जांपल देखते हैं जो मेरा रोटेशनल मोशन लाता है। फॉर एग्जांपल लिखते हैं, एक मेरा बीम बैलेंस है। बीम बैलेंस मतलब आप कहाँ जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने गए, सब्जी वाले के पास गए तो सब्जी वाला क्या करता है, आपको, आपने सब्जी वाले को बोला सर मुझे 1 किलो सब्जी चाहिए, सब 1 किलो मुझे क्या चाहिए, लेट्स से मुझे 1 किलो फ्लावर चाहिए। ओके, तो फ्लावर, कॉलीफ्लावर चाहिए, तो मैं क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, ऐसे पकड़ेगा, ओके बैलेंस पकड़ेगा, ओके एक साइड 1 किलो का वजन रखेगा और एक साइड वो सब्जी रखेगा। मतलब व्हाट ही विल डू, ये क्या करेगा, एक तरफ ऐसा वाला उसका पैन रहेगा, पैन इस तरफ एक और इस तरफ एक पैन रहेगा, एक पैन में क्या करेगा, वो सब्जी रखेगा और एक पैन में क्या करेगा, वो वजन रखेगा। दैट इज माय 1 kg वाला वजन रखेगा। तो मतलब हील कीप इट एट 1 kg, और इधर भी क्या आएगा, सब्जी क्या रहेगा, 1 kg रखने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पिवोटेड एट दिस पॉइंट, सेंटर पे क्या कर दिया, पिवोट रख दिया और उसको ऐसा बीच में ऐसे पकड़ेगा, वो ऐसा पकड़ेगा, एक तरफ फ्लावर, जो फ्लावर हमने डिसाइड किया, और एक तरफ में हमारा वजन रखेगा। तो ये फ्लावर क्या करेगा, ये बैलेंस को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। मतलब ये सब्जी, ये जो बीम बैलेंस है, ये बैलेंस है, उसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। वैसे ये जो मास है, मैंने 1 kg स्टैंडर्ड मास रखा है, वो उसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का। अब जब ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मेरा बीम है वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये बीम क्या हो जाएगा, मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू माय एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड दिस विल रिजल्ट इनटू इक्विलिब्रियम। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और हो क्या रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मेरा बैलेंस कर रहे हैं। सो एट सम पॉइंट दिस विल रीच इनटू स्टेशनरी कंडीशन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माय स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये मेरा स्टैटिक कंडीशन में आ गया। अब देखते हैं मेरे देखते हैं कौन सा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता क्या है, यस बोलो क्या होता है, सर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यस,
लिखना है, लिख लो, चलो। यस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अरे सर डायनेमिक है तो हम आजकल बहुत डायनेमिक बच्चे दिखते हैं। यस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मतलब बॉडी मोशन में है तो वो क्या रहेगा, वो मोशन में ही रहेगी। बॉडी मोशन में है तो वो कैसे रहेगी, वो बॉडी मोशन में रहेगी, उसमें मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या रहेगा उसका, फर्स्ट थिंग उसका वेलोसिटी उतना ही है, वेलोसिटी उतना ही रहेगा। अगर उसका रोटेशनल वेलोसिटी उतना है तो उसका रोटेशनल वेलोसिटी भी उतना ही रहेगा। मतलब आरपीएम है, रोटेशंस पर मिनट उतने ही रहेंगे। चलो पहले एक एग्जांपल देते हैं। आपके बुक में थोड़ा सा हेवी एग्जांपल दिया है, मतलब थोड़ा समझने के लिए थोड़ा मुश्किल एग्जांपल दिया है। रेन ड्रॉप का दिया है एग्जांपल। किसका दिया है, रेन ड्रॉप। अब रेन ड्रॉप मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो रेन ड्रॉप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, बादल में रेन के ड्रॉप्स बनते हैं और वो वहां से निकलते हैं। तो बादल में अगर जब रेन ड्रॉप पहला बनता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है, उसकी वेलोसिटी 0 रखती है। तो बादल में वो रेन ड्रॉप बनेगा और वो नीचे के डायरेक्शन में मूव करना चलेगा। ओके, अब नीचे के डायरेक्शन में जब आएगा तो ग्रेविटेशन की वजह से उसका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए। मतलब व्हेन द rain drop is falling due to gravitational force, that is force is equal to mass into acceleration, तो force will cause the acceleration of the rain drop। वो rain drop का स्पीड बढ़ाते जाएगा और rain drop का स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ते मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मुझे हिट करना चाहिए। बट एक्चुअली ऐसे कुछ होता नहीं है। मतलब होता क्या है, लेट्स सी। रेन ड्रॉप, अभी ये सपोज लो ये मेरा रेन ड्रॉप है और ये मेरा बादल से निकल के आया, तो बादल में वेलोसिटी उसकी 0 होती है। ओके, ये मेरा बादल है और बादल में उसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 थी। ये नीचे आया, बादल के हिसाब से मैंने बड़ा ड्रॉ किया, समझ लो अभी, ठीक है। तो जब नीचे आता है तो उस पर लगते हैं मेरे 2-3 फोर्सेस। तो पहला फोर्स आपने बोला सर उसका वजन नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। यस, वेरी गुड, उसका नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू mg। अब ऊपर के डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लगते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में फर्स्ट थिंग, ये जो रेन ड्रॉप है ये मेरा एक फ्लूइड में है। फ्लूइड में मतलब ये मेरा एयर, मेरा फ्लूइड है और उसमें वो मेरा रेन ड्रॉप है। तो फ्लूइड क्या करेगा, उस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज माय अपथर्स फोर्स और बुयांसी फोर्स। ये हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या कहा कि व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, तो द लिक्विड विल अप्लाई अ अपथर्स फोर्स विथ a force equal to the amount या the weight of liquid displaced by the body। मतलब छोड़ दो, इतना सब डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है अभी। तो क्या करेगा, एयर इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट इज माय फोर्स ऑफ बॉयंसी। ओके, अब ये जो ड्रॉप है ये एयर से नीचे आ रहा है, तो एयर उस पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय विस्कस फोर्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय विस्कस force, and this viscous force is due to viscosity of the liquid and this is also called as my friction force। तो mg नीचे ऐड कर रहा है और ये दोनों ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अभी इसमें क्या है, mg मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कांस्टेंट है, तो ये चेंज नहीं होगा। वाटर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होने वाला, तो जो अपथर्स फोर्स लगने वाला है, अपथर्स फोर्स, बॉयंसी फोर्स, वो भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, चेंज हो जाएगा मेरा ये जो मेरा फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी है, ये चेंज होता रहेगा, बिकॉज दिस डिपेंड्स अपॉन, दिस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब ये जो फोर्स है विस्कस फोर्स एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप। तो पहले 0 था तो उसकी फोर्स कितना था, 0 था। जैसे नीचे 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 आने लग गया तो इसका क्या हो जाता है, ये फोर्स बढ़ते जाता है, एंड एट सम पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ वी प्लस एफ बी विल बी इक्वल टू मेरा वेट ऑफ दैट वाटर ड्रॉपलेट। तो ये इक्वेशन जब रीच हो जाएगा, मतलब अपवर्ड फोर्सेस का सम विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, देन इन दिस केस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एयर ड्रॉप is 0, and at this point the velocity of water droplet will not
change and this is generally called as my critical velocity. ओके ये इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं, बट क्या हो जाएगा मेरा नीचे के डायरेक्शन में आने लग रहा है वेट और ऊपर के डायरेक्शन में बोयंसी और विस्कस फोर्स लग रहे हैं और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. तो इसकी वजह से जो एयर ड्रॉप है कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही नीचे आता है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही हमें हिट करेगा. ठीक है, तो ये मेरा हो गया रेन ड्रॉप. सो इन दिस केस इट हैज रीच्ड, व्हेन दिस इक्वेशन हैज रीच्ड, इट हैज रीच्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम वेयर द फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर एंड द नेट फोर्स ऑन द वाटर ड्रॉपलेट इज 0. ओके, तो ये एक एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं फैन. अगर फैन देखा जाए तो फैन कैसे होता है, ऐसा होता है, उसमें एक विंग ऐसा होता है, एक विंग ऐसे होता है. ओके, और एक विंग समझ लो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा एक विंग समझ लो, एक ऐसा विंग ड्रॉ कर रहा है, एक विंग ऐसे लग रहा है और एक विंग ऐसे लग रहा है. ओके, अब फैन में देखा जाए तो फैन को रोटेट करने के लिए हमारा एक कुछ तो मोटर है उसके ऊपर और वो मोटर उस फैन को रोटेट कर रहा है. तो मोटर इज अप्लाइंग और मोटर इज स्पेंडिंग सम एनर्जी टू रोटेट द फैन विथ सम वेलोसिटी. ओके, बट उसको अपोज करने के लिए एयर है, एयर का विस्कस ड्रैग है. विस्कस ड्रैग क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा. मतलब जब मोटर की लगने वाली फोर्स एंड उसको रोकने वाला विस्कस एयर का फोर्स जब एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो जो मेरा फैन है वो एक कांस्टेंट आरपीएम के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा. सो इन दिस केस देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फैन. एक जो मोटर है अंदर का उसको कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करने की कोशिश करेगा एंड उसको अपोज करने के लिए जो मेरा विस्कस फोर्स है वो भी अपोज करेगा और ये दोनों जब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो फैन मेरा क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा. ओके, ये एग्जांपल है. आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि मेरा सन है और सन के अबाउट मेरा अर्थ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है. मतलब अगर देखा जाए अर्थ मेरा सन के अबाउट रोटेट कर रहा है एंड अर्थ का जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है. तो ये जो अगर देखा जाए अर्थ पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और अर्थ का खुद का इनर्शिया की वजह से वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है. तो जनरली ये ड्यू टू दीज फोर्सेस दे आर बैलेंसिंग ईच अदर एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट रिवॉल्यूशंस पर ईयर कह सकते हो. रिवॉल्यूशंस उसका जो है, रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, मेरा कांस्टेंट है. सिमिलरली अगर और एक एग्जांपल देखा जाए तो यही मैं एग्जांपल और एक कंटिन्यू कर सकता हूँ. ये अर्थ, ये सन और ये अर्थ कंसिडर कर लिया, वैसे ही आप इसको मेरा न्यूक्लियस कंसिडर करते हो और इसको मेरा इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हो. तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे एक मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है एंड उसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मेरा न्यूक्लियस के अबाउट जा रहा है. तो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ मेरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में टेक पॉइंट टू नोट क्या है, मेरा मोशन रहेगा और मोशन मेरा कैसे रहेगा, मोशन विल नॉट चेंज. मोशन क्या है, नॉट चेंज. ठीक है, गॉट इट. नाउ लेट्स सी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, दो कंडीशंस है मेरा इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए. ओके, तो वो एग्जांपल देखते हैं. तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. अभी कोई भी इक्विलिब्रियम आने के लिए दो तीन कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या है, फर्स्ट कंडीशन नेट फोर्स, एक्सक्यूज मी, नेट फोर्स या कह सकते हो एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्सेस acting on the body should be 0. मतलब अगर देखा जाए तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी
शुड बी जीरो, मतलब इन पे जो बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो होना चाहिए। अगर देखा जाए मैथमेटिकली, अगर एक्सप्रेशन देना है तो मैं क्या दे सकता हूँ, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ये जो साइन है इसे कहा जाता है समेशन। समेशन मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ये क्या कहता है, बेसिक सम बताएगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या आएगा, सेकेंड कंडीशन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। सो एल्जेब्रिक sum of moments acting on the body should be zero। मतलब अगर देखा जाए तो जितने भी मोमेंट उस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ रोटेशनल एक्ट करेंगे, कुछ कुछ क्लॉकवाइज एक्ट करेंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेंगे, तो इनका सम मेरा क्या होना चाहिए, इनका सम मेरा कैसे होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब सम ये क्या है, समेशन मतलब फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये साइन मतलब मेरा सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये दो मेरे कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही बॉडी मेरा क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, अब ये जो सेकेंड पॉइंट है मेरा, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो, या द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस गिव्स राइज टू अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज माय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये क्या जनरेट करेगा, ये मेरा बताएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स? प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अभी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वही सेम स्टेटमेंट है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन बॉडी शुड बी जीरो। मतलब कहना क्या चाहते हैं, कोई भी बॉडी रहेगा, कोई भी बॉडी, एक बॉडी कंसिडर कर लो, अगर एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए तो मतलब बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो मेरा जो क्लॉकवाइज मोमेंट कुछ तो जनरेट होगा कुछ फोर्सेस की वजह से, और कुछ फोर्सेस की वजह से मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगा। तो मेरा जब क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इन दैट केस आई विल से द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसका कह सकता हूं मैं कि देयरफॉर सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स should be equal to sum of clockwise moments। ओके, तो कुछ फोर्सेस मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेंगे, उनका टोटल सम, और कुछ मोमेंट्स मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेंगे, तो इन दोनों इसका सम। तो ये दो वैल्यूज मेरे एक्सक्यूज मी, ये दो वैल्यूज मेरे कैसे होने चाहिए, मेरे सेम होनी चाहिए। सो दैट गिव्स राइज टू द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट्स। ओके, अब इसका वेरिफिकेशन करने के लिए, सर ये है दिया है सर, इसका वेरिफिकेशन करने के लिए एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट्स को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, चलो अब मेरा कहना क्या है कि सर ये एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई, मैं थ्योरेटिकली भी बताता हूँ कैसे आता है, क्या आता है, और एक्सपेरिमेंटली भी बताता हूँ। चलो, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कि सपोज ये मेरा स्केल है या बीम है, और बीम पे मेरे क्या है, लेंथ के मार्किंग्स करके रखे हैं। तो ये मेरा बीम है और इस पर बहुत सारे मार्किंग्स करके रखे हैं जो दे गिव यू द लेंथ ऑफ दैट बीम। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, सेंट्रली पिवट करता हूँ।
मतलब सेंट्रली उसको पिवट करके सेंट्रली मैंने उसको क्या कर दिया, माउंट कर दिया, माउंट एकदम सेंट्रली, एग्जैक्टली सेंट्रली कर लिया। अब उसको मेरे को दो टाइप के मोमेंट्स लगाने, दो टाइप के मोमेंट्स मतलब कुछ क्लॉकवाइज मोमेंट लगाने और कुछ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाने। अब क्लॉकवाइज मोमेंट को लगाने के लिए मुझे कुछ फोर्स में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाता हूं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ये मैं इधर एक ऐसा वेट लगा दूंगा, लेट दैट वेट बी W1, और इसका लेंथ मतलब कुछ डिस्टेंस पे लगाया, लेट दैट डिस्टेंस बी L1। ओके, समझे, वेट W1 लगाया और कितने डिस्टेंस पे लगाया, L1 फ्रॉम द पिवट। ओके, अब मैं और एक वेट लेता हूं जिसका वजन, जिसका वेट इस W1 से ज्यादा है, मतलब आई विल कंसीडर इट, लेट्स टेक इट एट W2 विच इज ग्रेटर देन W1, W2 इज ग्रेटर देन W1, तो दूसरा वेट लिया जिसका वजन इससे ज्यादा है। अब उस वेट को मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करने के लिए लगाता हूं। ये वेट ने क्या किया, क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट किया, मतलब दिस इज ट्राइंग टू रोटेट द बीम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक वेट और एक वेट लिया, दैट इज W2। ओके, एंड W2 ऐसे लिया, उसको ये साइड मैंने माउंट कर दिया, सो दैट इट विल जनरेट माय एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब क्या है, ये वेट 2 मैं ऐसे एडजस्ट करता हूं, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे करके ऐसा एडजस्ट करता हूं कि ये जो बीम है, बीम क्या हो जाएगी, मेरी बीम हो जाएगी मेरी हॉरिजॉन्टल, और इसका डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से सेंटर से ये मेरा L2 आया। ओके, तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है मेरा, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, W1 इंटू L1। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आएगा, मोमेंट इज इक्वल टू W2 इंटू L2। अब जब इसकी वैल्यू निकाली गई, इसकी वैल्यू निकाल गई, मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लिया, इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लिया, इट वाज फाउंड दैट रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट वाज W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। मतलब W1 इंटू L1 ये क्या जनरेट कर रहा है मेरा, क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर, W2 इंटू L2 ये जनरेट क्या कर रहा है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब इट शुड रिमेन हॉरिजॉन्टल, इट शुड नॉट रोटेट, ये मूव नहीं करेगा, ये अगर करना है तो हमने कैलकुलेशंस किए, तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। ओके, गॉट इट, यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कैलकुलेट किया था। ओके, आज के लिए इतना ही, देखते हैं इक्विलिब्रियम, विल स्टॉप फॉर दिस टुडे। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड वील सी न्यूमेरिकल्स ऑन दिस सेक्शन एट नेक्स्ट लेक्चर। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।